डी कोडिंग नॉलेज विद डीके में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम जटिल विचारों को सरल बनाते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं और हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। कोशिश यही रहती है कि जानकारी सिर्फ सूचना ना रहे, बल्कि एक गहरी समझ विकसित हो। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सभी भारतीयों से जुड़ा है, भले ही हमें इसका सीधा एहसास रोज ना होता हो। ये विषय है भारत का कर्ज, यानी नेशनल डेट। हाँ, अक्सर अखबारों में, न्यूज़ में बड़े बड़े आंकड़े सुनाई देते हैं और सवाल मन में आता है। हाँ, सवाल यही उठता है कि क्या ये आंकड़े मतलब चिंता का विषय हैं? क्या भारत कर्ज के बोझ तले दब रहा है? या फिर ये कर्ज असल में भविष्य के विकास के लिए किया गया एक जरूरी निवेश है, एक इन्वेस्टमेंट? तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं उस आंकड़े से जो अक्सर सुर्खियों में रहता है। मार्च 2025 की आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल बाहरी कर्ज मतलब एक्सटर्नल डेट है $736.3 बिलियन। बाप रे, $736 बिलियन। अब ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत ही बड़ा लगता है। हाँ, अगर इसे रुपए में बदलें तो ये करीब 59 लाख करोड़ रुपए बनता है। 59 लाख करोड़। इतनी बड़ी रकम है कि इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब अगर कोई हर दिन 1 लाख रुपया खर्च करे तो भी इसे खत्म करने में शायद 16,000 साल लग जाएंगे। जाहिर है, इतना बड़ा आंकड़ा सुनकर थोड़ी चिंता तो होती है। क्या भारत कहीं अपने पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान या श्रीलंका की तरह कर्ज के जाल में मतलब डेट ट्रैप में तो नहीं फंस रहा? देखिए, ये एक वाजिब सवाल है। डेट ट्रैप का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां कोई देश पुराना कर्ज चुकाने के लिए और नया कर्ज लेने पर मजबूर हो जाता है और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता खोने लगता है। हाँ। लेकिन भारत के मामले में जवाब इतना सीधा नहीं है। ऊपरी तौर पर देखें तो जवाब नहीं है, पर इसके कई पहलू हैं जिन्हें समझने जरूरी है। अच्छा, और समझने की शुरुआत वर्ल्ड बैंक से करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, पर ये कोई आम बैंक तो है नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड बैंक असल में 180 से ज्यादा सदस्य देशों का एक समूह है, एक तरह का कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। अच्छा। इसका मुख्य काम सदस्य देशों, खासकर विकासशील देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देना है। ये मुनाफे के लिए काम करने वाला बैंक नहीं है। ओके, तो मतलब ये विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है। अच्छा, अब इस कर्ज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे वो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। हाँ, बुलेट ट्रेन। उसकी लागत करीब 1.08 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी, और इस लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब 81% जापान की एजेंसी जेका से येन करेंसी में लोन के रूप में लिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि हो सकता है देश की बड़ी आबादी मतलब हम में से ज्यादातर लोग कभी इस ट्रेन में सफर ना करें। शायद ना करें, हाँ। लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट के लिए लिया गया लोन अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय कर्ज का हिस्सा बनता है, जिसे चुकाने में कहीं ना कहीं हर नागरिक का योगदान होता है, टैक्स वगैरह के जरिए से, ही है ना? बिल्कुल। और यहीं पर एक और अहम पहलू सामने आता है, करेंसी का जोखिम, यानी करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क? वो कैसे? इसमें क्या जोखिम है? देखिए, जब हम विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर या येन में कर्ज लेते हैं तो एक अनिश्चितता जुड़ जाती है। मान लीजिए भारत ने येन में लोन लिया। अब अगर भविष्य में रुपये के मुकाबले येन मजबूत हो जाता है तो क्या होगा? तो हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल, भारत को उतना ही येन चुकाए के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मूल कर्ज की रकम भले ही ना बढ़े, लेकिन रुपये में उसका बोझ बढ़ जाएगा। अच्छा। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा कमजोर हुआ है, करीब 15-20%। हाँ, हुआ है। इससे पुरानी डॉलर लोन्स को चुकाने की लागत रुपए में बढ़ गई है। तो कर्ज का असली जोखिम सिर्फ लोन नहीं, बल्कि करेंसी का उतार चढ़ाव भी है। ये तो बड़ा पॉइंट है। मतलब कर्ज लेते समय सिर्फ ब्याज दर ही नहीं, बल्कि भविष्य में करेंसी के उतार चढ़ाव का जोखिम भी ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए अब जरा भारत की स्थिति को उसके पड़ोसियों के संदर्भ में देखते हैं। इससे शायद तस्वीर और साफ होगी। हाँ, ये तुलना बहुत जरूरी है। इससे हमें भारत की स्थिति का सही अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं। उनका बाहरी कर्ज लगभग $137 बिलियन है।
मतलब करीब 11 लाख करोड़ रुपए। हाँ, लेकिन वहाँ की आर्थिक चुनौतियां ज्यादा गंभीर लगती हैं। महंगाई दर 20% से ऊपर है और विदेशी मुद्रा भंडार वो बहुत कमजोर है, मुश्किल से 3-4 महीने के आयात के लिए काफी है। और उनकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक IMF जैसे बाहरी स्रोतों पर निर्भर है। फिर श्रीलंका का उदाहरण है। उनका कर्ज करीब $35 बिलियन, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए। हाँ, और 2022 में वो अपना कर्ज चुकाने में विफल रहे, मतलब डिफॉल्ट कर गए। हाँ, वो तस्वीरें तो भयानक थी। पेट्रोल, डीजल, दूध के लिए लंबी लाइनें। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कर्ज का संकट कितना गंभीर हो सकता है। बांग्लादेश का कर्ज लगभग $61 बिलियन, करीब 5 लाख करोड़ रुपए। उनकी इकोनॉमी विदेशी मदद और गारमेंट्स निर्यात पर बहुत निर्भर करती है ना? जी हाँ। और नेपाल का कर्ज तुलनात्मक रूप से कम है, लगभग $5 बिलियन, करीब 40,000 करोड़ रुपए, जो ज्यादातर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए है। अच्छा, अब इन सब के सामने भारत को रखिए। भारत का बाहरी कर्ज $736 बिलियन। इन सभी पड़ोसियों के कर्ज को मिला दे तो भी उससे ज्यादा। हाँ, पर यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब फॉरेक्स रिजर्व्स, हाँ, वो अकेले ही 650 से 700 बिलियन डॉलर के आसपास है। क्या बात है, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये रकम पाकिस्तान और श्रीलंका की कुल अर्थव्यवस्था, उनकी कुल GDP से भी ज्यादा है। ये वाकई एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इन आंकड़ों से मुख्य बात क्या समझ आती है? क्या मकसद का फर्क है? यहाँ गौर करने वाली बात यही है कि कर्ज लेने के पीछे का मकसद क्या है। ऐसा लगता है कि कई पड़ोसी देश अक्सर अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने, मतलब बस रोजमर्रा की जरूरतें, सर्वाइवल को पूरा करने के लिए कर्ज पर निर्भर हैं। जबकि भारत का कर्ज ज्यादातर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और भविष्य की आर्थिक वृद्धि, मतलब ग्रोथ और एस्पिरेशंस को ध्यान में रखकर लिया जाता है। ये कर्ज लेने की वजह का एक बुनियादी फर्क है। जीने के लिए कर्ज बनाम बढ़ने के लिए कर्ज। ये तो हुई पड़ोसियों की बात, लेकिन दुनिया के बड़े और विकसित देशों की क्या स्थिति है? क्या वो कर्ज मुक्त हैं? ऐसा तो नहीं लगता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि दुनिया की कई बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर विकासशील देशों से कहीं ज्यादा कर्ज है। अच्छा। हाँ, लेकिन कर्ज को आंकने का सही तरीका सिर्फ कुल रकम देखना नहीं, बल्कि उसे देश की कुल सालाना आय यानी GDP के अनुपात में देखना है। इसे डेट टू GDP रेशियो कहते हैं। तो इस पैमाने पर भारत कहाँ खड़ा है? मुझे याद है जापान का अनुपात बहुत ज्यादा है, अमेरिका का भी। आपने सही याद दिलाया। जापान का डेट टू GDP अनुपात तो लगभग 250% है। 250%? हाँ, अमेरिका का करीब 120% और UK व फ्रांस जैसे देशों का 100% के आसपास। तो भारत का कितना है? इनकी तुलना में भारत का कुल कर्ज, जिसमें घरेलू और बाहरी दोनों शामिल हैं, उसकी GDP का लगभग 83% है। 83%। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही भारत का कुल कर्ज बहुत बड़ा दिखे, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में यह अनुपात कई विकसित देशों से बेहतर है। बिल्कुल, और इससे नियंत्रण योग्य, मैनेजेबल माना जा सकता है। इसको थोड़ा और आसान बना सकते हैं क्या, जैसे आम आदमी के लिए? हाँ, इसे ऐसे समझें। अगर किसी की सालाना कमाई 10 लाख रुपए है और उस पर 8.3 लाख का कुल कर्ज है, जिसमें होम लोन, कार लोन सब शामिल हो, तो स्थिति आमतौर पर चिंताजनक नहीं मानी जाती, खासकर अगर कमाई बढ़ रही हो। सही है। वहीं अगर किसी की कमाई 50,000 है और कर्ज 1 लाख हो, तो वो गंभीर समस्या है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार और उसकी विकास दर को देखते हुए 83% का अनुपात वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मध्यम माना जाता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है शायद कि इस 83% में से बाहरी कर्ज का हिस्सा कितना है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। भारत का बाहरी कर्ज, यानी वो कर्ज जो विदेशों से लिया गया है, वो GDP का केवल 19% के आसपास है। सिर्फ 19%? हाँ, सिर्फ 19%। आंतरिक कर्ज का हिस्सा ज्यादा है और ये एक अच्छी बात मानी जाती है। क्यों? बाहरी कर्ज कम होना अच्छा क्यों है? क्योंकि ये विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव, यानी करेंसी रिस्क और बाहरी दबावों के प्रति देश की संवेदनशीलता को कम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक भी यही कहते हैं कि बाहरी कर्ज अगर GDP के 20-25% के दायरे में है तो वो सुरक्षित माना जाता है। तो भारत इस लिहाज से सुरक्षित दायरे में है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद कई लोगों के मन में होगा। ये जो 59 लाख करोड़ रुपए का भारी कर्ज है, इसे आखिर चुकाएगा कौन? मतलब बोझ किस पर है?
देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो ये कर्ज देश का है और इसे चुकाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपना राजस्व, जैसे टैक्स से जो पैसा आता है, उससे इसे चुकाती है। तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बोझ तो देश के नागरिकों पर ही आता है। हाँ, बिल्कुल। अप्रत्यक्ष रूप से तो आता ही है, लेकिन इसे प्रति व्यक्ति पर कैपिटा के नजरिए से देखना ज्यादा उपयोगी होता है, खासकर पड़ोसियों से तुलना करते समय। तो प्रति व्यक्ति कर्ज के आंकड़े क्या कहते हैं? क्या यहाँ भी भारत की स्थिति अलग है? हाँ, यहाँ भी तस्वीर थोड़ी अलग है। भारत में प्रति व्यक्ति बाहरी कर्ज लगभग $500 यानी करीब 40,000 रुपए प्रति नागरिक पड़ता है। 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ये आंकड़ा लगभग $600 है यानी करीब 50,000 रुपए। और श्रीलंका? श्रीलंका में तो ये काफी ज्यादा है, लगभग $1250, मतलब करीब 1 लाख रुपए प्रति नागरिक। ओहो, 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। हाँ, और बांग्लादेश में ये लगभग $350 है, करीब 28,000 रुपए। तो इसका मतलब भारत का कुल कर्ज बहुत ज्यादा होने के बावजूद जब उसे देश की विशाल आबादी पर बांटा जाता है तो प्रति व्यक्ति बोझ पाकिस्तान या श्रीलंका की तुलना में कम है। सही कहा। भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था और बड़ी आबादी इस कर्ज के बोझ को एक तरह से फैला देती है, वितरित कर देती है, जबकि श्रीलंका जैसे छोटे देश में तुलनात्मक रूप से कम कर्ज भी प्रति व्यक्ति ज्यादा भारी पड़ता है। ये दिखाता है कि सिर्फ हेडलाइन नंबर देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। बिल्कुल, संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं भारत के आर्थिक सुरक्षा कवच की। आपने विदेशी मुद्रा भंडार का जिक्र किया था। ये फॉरेक्स रिजर्व्स भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का असली आर्थिक सुरक्षा कवच 2 चीजों से बनता है। पहला, उसका विशाल विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स, और दूसरा उसका सोने का भंडार गोल्ड रिजर्व्स। अच्छा, ये दोनों मिलकर काम करते हैं? हाँ, ये दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से, शॉक से बचाते हैं। इनके ताज़ा आंकड़े क्या हैं? फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं आजकल? विदेशी मुद्रा भंडार हाल के समय में 650 से 700 बिलियन डॉलर के बीच रहा है, यानी करीब 57 लाख करोड़ रुपए। हाँ, यह भंडार इतना है कि भारत अपने लगभग 10-11 महीने के आयात का बिल चुका सकता है। इसे इंपोर्ट कवर कहते हैं। 10-11 महीने का इंपोर्ट कवर, ये तो काफी ज्यादा लगता है। हाँ, ये बहुत अच्छा माना जाता है। और सोने का भंडार? गोल्ड रिजर्व्स, भारत के पास सोने का भी एक बड़ा आधिकारिक भंडार है। इसकी कीमत लगभग $90 बिलियन यानी करीब 7.3 लाख करोड़ रुपए है। वाह! इन दोनों को मिलाकर भारत के पास एक मजबूत वित्तीय तकिया है, एक फाइनेंशियल कुशन। और ये सिर्फ आयात बिल भरने के लिए ही नहीं होंगे, इनका और क्या फायदा है? नहीं, बिल्कुल, ये रुपए को स्थिरता देने, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा बनाए रखने, देश की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर बनाने और जरूरत पड़ने पर बाहरी कर्ज चुकाने की क्षमता का आश्वासन देने में भी मदद करते हैं। अच्छा, अगर इसकी तुलना पड़ोसियों के इंपोर्ट कवर से करें तो फर्क साफ दिखता है। पाकिस्तान के पास अक्सर 3 महीने या उससे भी कम का कवर होता है। श्रीलंका जब संकट में था तो ये 1 महीने से भी कम रह गया था। बांग्लादेश के पास लगभग 6 महीने का कवर है। इस लिहाज से भारत का 10-11 महीने का कवर एक बहुत ही आरामदायक, कंफर्टेबल स्थिति है। तो इन सब आंकड़ों और तुलनाओं का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि भारत कर्ज लेता तो है, लेकिन साथ ही अपनी बचत और सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। एक तरह से संतुलित अप्रोच। हाँ, ये दिखाता है कि भारत का आर्थिक प्रबंधन सिर्फ खर्च करने पर नहीं, बल्कि जोखिम को संभालने, मतलब रिस्क मैनेजमेंट, और भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए तैयारी करने पर भी केंद्रित है। अब बात करते हैं जोखिम और इनाम के संतुलन की। रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस। कर्ज लेना हमेशा एक जोखिम भरा काम होता है, जैसा हमने करेंसी रिस्क में देखा। हाँ, जोखिम तो होता ही है, लेकिन अगर कर्ज का इस्तेमाल सही जगह, सही तरीके से किया जाए तो उससे मिलने वाला इनाम यानी विकास उस जोखिम से कहीं ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। कर्ज अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका उपयोग उसे अच्छा या बुरा बनाता है। अगर कर्ज लेकर उसे अनप्रोडक्टिव चीजों में खर्च कर दिया जाए तो वो बोझ बन जाता है। जैसे मान लीजिए सिर्फ पुरानी सब्सिडी देने या घाटे वाले सरकारी उद्यमों को चलाते रहने के लिए कर्ज लिया जाए। अच्छा। लेकिन अगर उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए जो भविष्य में आय बढ़ाएं, नौकरियां पैदा करें, देश की क्षमता बढ़ाएं, तो वो एक समझदारी भरा कदम हो सकता है, एक निवेश। जैसे कि भारत में बन रहे नए हाईवे और एक्सप्रेसवे। हाँ, बिल्कुल। इनके लिए भारी कर्ज लिया जाता है, लेकिन इनसे लॉजिस्टिक्स सुधरते हैं, व्यापार बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन तेज होता है और रोजगार पैदा होते हैं। सही बात है।
इसी तरह नई मेट्रो लाइनें, बंदरगाह, एयरपोर्ट, सोलर पार्क, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कर्ज से बनते हैं, लेकिन ये देश की उत्पादकता और भविष्य की कमाई की क्षमता को बढ़ाते हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी शायद इसी श्रेणी में आएगा। महंगा है पर हाँ, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी इसी श्रेणी में देखा जा सकता है। भले ही वो महंगा हो और उस पर बहस हो सकती है, लेकिन वो भारत को हाई स्पीड रेल जैसी भविष्य की तकनीक से परिचित करा रहा है और उससे जुड़े कई उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है। ये वो निवेश है जो लंबी अवधि में कर्ज चुकाने की क्षमता पैदा करते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प आंकड़ा है। आपने बताया था कि भारत का बाहरी कर्ज से जीडीपी अनुपात करीब 19% है। हाँ, यह कई दूसरी बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील, इंडोनेशिया या फिलीपीन से भी कम है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। यह इस बात को और पुख्ता करता है कि बाहरी कर्ज के मामले में भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से सुरक्षित है। तो क्या भारत का यही तरीका है, बड़े लक्ष्य रखना, उनके लिए परिकलित जोखिम मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना और साथ ही अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना? ऐसा लगता तो है। बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाना, लेकिन सावधानी के साथ। विश्वगुरु बनने की आकांक्षा है तो उसके लिए जोखिम लेना पड़ता है, पर जोखिम को स्मार्ट तरीके से प्रबंधित करना और भी जरूरी है। तो अंत में इस पूरी चर्चा को समेटते हुए भारत की कर्ज कहानी को किस तरह से देखा जाना चाहिए? व्हाट्स द बॉटम लाइन? मेरे ख्याल से अगली बार जब कोई कहे कि भारत पर 59 लाख करोड़ का बाहरी कर्ज है और चिंता जाहिर करे, तो कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे? पहली, भारत ये कर्ज सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं ले रहा है, वो देश का निर्माण करने, भविष्य बनाने के लिए ले रहा है, बिल्ड करने के लिए। सही। दूसरी बात, दूसरी भारत का कुल डेट टू जीडीपी अनुपात वैश्विक स्तर पर मध्यम है, बहुत ज्यादा नहीं। और बाहरी अर्ज का अनुपात तो सुरक्षित सीमा के अंदर है, केवल 19%। तीसरी बात, सुरक्षा कवच। हाँ, तीसरी, भारत के पास विदेशी मुद्रा और सोने का एक मजबूत भंडार है जो उसे आर्थिक झटकों से लड़ने की ताकत देता है, एक तरह का सेफ्टी कुशन। और चौथी, पड़ोसियों से तुलना? बिल्कुल। चौथी, जहां कई पड़ोसी देश आर्थिक संघर्षों से जूझ रहे हैं, वहीं भारत उसी कर्ज का इस्तेमाल विकास की गति को तेज करने के लिए कर रहा है, जीने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए। तो ये सिर्फ अर्थशास्त्र का मामला नहीं है, ये एक राष्ट्र के आत्मविश्वास और उसकी महत्वाकांक्षाओं, उसके विजन का भी प्रतीक है। बिल्कुल। बड़े आंकड़े हमेशा संकट का संकेत नहीं होते, कभी कभी वे बड़े इरादों और उन्हें हकीकत में बदलने के हौसले का भी सबूत होते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत की कर्ज कहानी चुनौती और जोखिमों से भरी जरूर है, लेकिन ये पतन की ओर नहीं बल्कि एक उभरती हुई शक्ति के निर्माण की कहानी है? हाँ, मुझे लगता है ये एक संतुलित नजरिया है। सावधानी बरतने की जरूरत तो हमेशा रहती है, लेकिन घबराने की वजह फिलहाल नहीं दिखती। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हमने भारत के $736 बिलियन के बाहरी कर्ज की पहेली को कई परतों में समझने की कोशिश की। जब हम इसे वैश्विक संदर्भ, पड़ोसियों की स्थिति और भारत की अपनी आंतरिक शक्तियों के साथ देखते हैं तो एक संतुलित तस्वीर उभरती है। और ये याद दिलाता है कि आर्थिक आंकड़ों को उनके पूरे संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में देखना कितना जरूरी है। डिकोडिंग नॉलेज विद डीके सुनने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि भारत के कर्ज से जुड़ी इस चर्चा ने आपके मन में कुछ नए विचार पैदा किए होंगे। उत्सुक रहें, सूचित रहें, स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। और याद रखिए, भारत बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए बड़ा निर्माण भी करता है। इंडिया ड्रीम्स बिग और बिल्ड करता है और भी बड़ा। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।